नमस्कार साथियों, स्वागत है इकोनॉमिक्स क्लासेस में। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। इसे संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। यह संतुष्टि का सार्वभौमिक नियम है क्योंकि यह सभी वस्तुओं के उपभोग पर लागू होता है। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं क्योंकि गोसेन ने सबसे पहले इस पर चर्चा की थी। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाइयों को लगातार एक के बाद एक उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि वस्तु की इकाइयों के उत्तरोत्तर उपभोग से आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें भूख लग रही है, तो क्या होगा, हमारे पेट में चूहे कूदते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी आवश्यकता की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमें कहीं से गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू आती है, तो हमारे पेट के चूहे कूदने के साथ साथ डांस भी करने लगते हैं, यानी कि हमारी आवश्यकता की तीव्रता और ज़्यादा बढ़ गई है। फिर हमारे सामने गर्मा गर्म खाना आता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब हमारी आवश्यकता की तीव्रता और ज़्यादा बढ़ गई है। हमने पहली रोटी काफ़ी उत्सुकता के साथ खाई, क्योंकि उसके लिए हमारी सीमांत उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। अब जब हम दूसरी रोटी का उपभोग करते हैं, तो अब हमारे पेट के चूहे वो उछल कूद थोड़ी कम कर दिए हैं और हमारा पेट भी थोड़ा भर चुका है, इसलिए दूसरी रोटी के लिए सीमांत उपयोगिता थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी रोटी के लिए सीमांत उपयोगिता और ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो वस्तु के प्रति जो आवश्यकता की तीव्रता थी वो भी घटती जा रही है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के कारण कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, क्योंकि कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ होती है। तो जैसे आगे से आगे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है हमें, वो घटती हुई प्राप्त होती है, तो उनका जोड़ बढ़ेगा लेकिन घटती हुई दर से। फॉर एग्जाम्पल, पहली इकाई से मान लीजिए 40 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरी इकाई से 30, तीसरी से 20 और चौथी से 10। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहली इकाई से कुल उपयोगिता कितनी हुई 40, दूसरी इकाई से कुल उपयोगिता कितनी हुई 40 + 30 70, फिर तीसरी इकाई से कुल उपयोगिता कितनी होगी 40 + 30 + 20 90। तो जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ तो रही है लेकिन थोड़ा घटती हुई दर से। जैसे पहले 40 बढ़ी, फिर 30 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर आगे 10 बढ़ेगी। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के कारण। अब देखते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं। पहली मान्यता है वस्तु की इकाइयों का उपभोग लगातार हो। तो जब हम वस्तु की इकाई का उपभोग लगातार करेंगे तभी ये नियम लागू होगा। मान लीजिए हमने एक रोटी तो अभी खाई है और एक रोटी हम 3 घंटे बाद खाते हैं, तो जो सीमांत उपयोगिता है वो अगली रोटी के लिए घटने की बजाय बढ़ भी सकती है। दूसरी मान्यता है वस्तु की इकाइयाँ पर्याप्त या सामान्य आकार की हों। मान लीजिए हम नमकीन खा रहे हैं और नमकीन का अगर एक एक दाना उठाकर खाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी भूख भी शांत नहीं होगी और नमकीन के प्रति जो हमारी आवश्यकता की तीव्रता है वो भी नहीं घटेगी। तो हो सकता है सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। इसलिए वस्तुओं का आकार पर्याप्त होना चाहिए जिससे पर्याप्त सीमांत उपयोगिता मिले और आगे फिर वो घटे। तीसरी मान्यता है वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम चाय और कॉफ़ी से ले सकते हैं। हम चाय का उपभोग कर रहे हैं और कॉफ़ी की कीमत कम हो गई है, तो हो सकता है उपभोक्ता चाय को छोड़कर कॉफ़ी की तरफ चला जाए, तब ये नियम लागू नहीं होगा। अगली मान्यता है वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं उसकी सभी इकाइयाँ आकार, रंग, रूप
गुण स्वाद में एक जैसी होनी चाहिए। अब मान लीजिए पहली इकाई का उपभोग हमने किया तो उसकी क्वालिटी ख़राब थी, और फिर हम जब दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हो, तो दूसरी इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता बढ़ भी सकती है। फिर पांचवी मान्यता है, एक समय पर व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। कि इस नियम में हम क्या देखते हैं कि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है और एक ही वस्तु की अलग अलग इकाइयों का उपभोग कर रहा है, और जो वो एक वस्तु है वो एक ही आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। फिर अगली मान्यता है, उपभोक्ता की आय, रुचि व फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर इनमें परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता हो सकता है पहले के मुकाबले ज़्यादा उपभोग करने लग जाए, या उपभोग का त्याग कर दे, किसी और वस्तु का उपभोग करने लग जाए। फिर सातवीं मान्यता है, वस्तु अविभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसको हम इकाइयों में बांट सकें। अब मान लीजिए हम कार लेकर आते हैं, तो कार की हम एक इकाई लेकर आएंगे तो वहीं पर हमारी संतुष्टि पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम पहले एक इकाई कार की खरीदी, फिर दूसरी इकाई खरीदेंगे, फिर तीसरी इकाई खरीदेंगे। इसलिए वस्तु एक ऐसी होनी चाहिए जिसको अलग अलग इकाइयों में हम बांट सकें। आठवीं मान्यता है, उपभोक्ता की उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। तो जो उपभोक्ता है अगर उसकी उपभोग प्रवृत्ति में चेंज हो जाता है तो उपभोक्ता अपना उपभोग बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। नौवीं मान्यता है, उपभोक्ता की आवश्यकताएं असीमित है लेकिन किसी एक आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि सभी उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, और इस नियम के अनुसार क्या है, सिर्फ मतलब किसी एक आवश्यकता को तो संतुष्ट किया जा सकता है, सभी को ना सही, केवल एक आवश्यकता तो संतुष्ट की जा सकती है। मान लीजिए सभी आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सकती तो सभी लोग फरारी या मर्सिडीज़ में बैठकर घूमते। अगली मान्यता है, एक वस्तु से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करनी चाहिए। एक वस्तु एक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करनी चाहिए। अब कोई वस्तु है जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, वो केवल एक ही आवश्यकता को संतुष्ट करनी चाहिए। मान लीजिए वो एक से ज़्यादा आवश्यकताओं को संतुष्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले उससे एक आवश्यकता संतुष्ट करेंगे, फिर उसी वस्तु का उपयोग हम दूसरी आवश्यकता को संतुष्ट करने में करेंगे। इससे क्या होगा, उस वस्तु की इकाइयों की जो सीमांत उपयोगिता है वो घटने की बजाय बढ़ जाएगी। अब देखते हैं इस नियम का महत्व। पहला महत्व है, उपभोक्ता की घटती सीमांत उपयोगिता को ध्यान में रखकर उत्पादक प्राय वस्तुओं की डिजाइन, नमूनों और पैकिंग में परिवर्तन करते हैं। ये उत्पादक इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु में बनी रहे और उसकी सीमांत उपयोगिता कम ना हो। दूसरा महत्व है जो कि इम्पोर्टेंट है, जल हीरा विरोधाभास या वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ये उदाहरण सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने दिया था। इस विरोधाभास के अनुसार पानी की अति आवश्यक वस्तु होने पर भी इसकी कीमत कम है, लेकिन हीरा आवश्यक वस्तु ना होते हुए भी इसकी कीमत अत्यधिक है। तो ये विरोधाभास क्या बताता है कि पानी एक ज़रूरी वस्तु है, फिर भी इसकी कीमत बहुत कम है, और जबकि हीरा एक विलासिता की वस्तु है जो कोई आवश्यक नहीं है, फिर भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, यही ये विरोधाभास बताता है। तो इस विरोधाभास की व्याख्या रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से की जा सकती है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु के भंडार किसी वस्तु का भंडार जितना अधिक होगा, उस वस्तु के भंडार में अतिरिक्त वृद्धि से सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम प्राप्त होगी। मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई वस्तु जितनी ज़्यादा मात्रा में है,
तो उसकी अगली इकाई प्राप्त करने में हमें सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होगी। मतलब उसकी हम एक और इकाई लें तो उससे हमें कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है तो उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बहुत कम होगी, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होने से आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाती है। चूँकि उपभोक्ता वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के अनुसार ही उसकी कीमत चुकाना चाहता है, इस वजह से उपभोक्ता उसकी कम कीमत देना चाहेगा। तो हम पढ़ते हैं उपभोक्ता संतुलन में एक वस्तु की स्थिति में। उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होता है, जब उस वस्तु की कीमत उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के अनुसार ही उस वस्तु की कीमत चुकाना चाहता है। तो अब कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उसकी अगली इकाई से सीमांत उपयोगिता बहुत कम प्राप्त होगी, इसलिए उसकी कीमत भी उपभोक्ता कम ही चुकाना चाहेगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम पानी से। पानी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पानी की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बहुत कम या नगण्य है। सीमांत उपयोगिता कम होने से पानी की कीमत कम होती है। क्योंकि पानी हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उसकी अतिरिक्त इकाई से सीमांत उपयोगिता भी कम मिलती है, इसलिए उसकी कीमत भी कम ही रहती है। अब मान लीजिए हम कहीं रेगिस्तान में फंस जाते हैं, डेजर्ट में। अब वहाँ दूर दूर तक कोई पानी नहीं है और हमें लग रही है ज़ोरदार प्यास। उस स्थिति में जो पानी के लिए हमारी आवश्यकता की तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्टॉक उपलब्ध नहीं है। उस स्थिति में हम पानी की काफ़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले किसी रेगिस्तान में फंसना होगा। आगे देखते हैं। दूसरी तरफ हीरा एक दुर्लभ वस्तु है, इसलिए हीरे की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अत्यधिक होती है। हीरा क्या एक दुर्लभ वस्तु है, आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए हीरे की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा होती है। अत्यधिक सीमांत उपयोगिता होने के कारण हीरे की कीमत भी अत्यधिक होती है। आगे देखते हैं। यह बात ध्यान रखने वाली है कि पानी की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए इसका विनिमय मूल्य भी कम होता है। तो विनिमय मूल्य का संबंध किससे है? सीमांत उपयोगिता से। लेकिन पानी का अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसकी कुल उपयोगिता अधिक होती है, जिससे इसका प्रयोग मूल्य अधिक होता है। पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी से मिलने वाली कुल उपयोगिता भी ज़्यादा होती है, और कुल उपयोगिता ज़्यादा होने से प्रयोग मूल्य ज़्यादा होता है। तो प्रयोग मूल्य का संबंध किससे है? कुल उपयोगिता से, और विनिमय मूल्य का संबंध है सीमांत उपयोगिता से। इसी प्रकार हीरे का विनिमय मूल्य अधिक है लेकिन प्रयोग मूल्य कम है, क्योंकि हीरे की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है, इसलिए हीरे का विनिमय मूल्य ज़्यादा है, और हीरे का प्रयोग कम होता है, मतलब हीरा कम यूज़ में आता है, इसलिए उसकी कुल उपयोगिता कम है, और फिर क्या होगा? प्रयोग मूल्य भी कम होगा। अब देखते हैं इसका महत्व राजकोषीय नीति में। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो वस्तु जितनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी अतिरिक्त इकाई से कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, यानी कि अमीर व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, जबकि गरीब के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, क्योंकि उसके पास रुपए नहीं होते
तो हम देख सकते हैं एक अमीर व्यक्ति के लिए 1 रुपये की वैल्यू बहुत कम होती है, जबकि गरीब 1-1 रुपये का हिसाब रखता है। इसलिए अमीर व्यक्तियों से कुछ आय लेकर गरीब व्यक्तियों को दे दी जाए तो अमीर व्यक्तियों को कुल उपयोगिता में होने वाली हानि गरीब व्यक्तियों को कुल उपयोगिता में मिलने वाले लाभ से कम होगी। क्योंकि अमीर व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है, तो उनसे अगर थोड़ी आय ले भी ली जाए तो जो उनकी कुल उपयोगिता में हानि होगी वो कम होगी। और गरीब व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अगर थोड़ी सी आय दे दी जाए तो उनकी कुल उपयोगिता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये कर्व है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का। अब जो सीमांत उपयोगिता वक्र होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो होता है कुल उपयोगिता। तो शुरू में देखते हैं हम, गरीब व्यक्ति के पास आय है y1 और अमीर व्यक्ति के पास आय है y3। अब अमीर व्यक्ति के पास आय y3 है तो उसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कितनी है d, जो कि काफ़ी कम है। गरीब व्यक्ति के पास आय y1 है तो उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है a, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब अमीर व्यक्ति से कुछ आय ले ली जाए, यानी y3 से y4 तक की आय ले ली जाए और गरीब व्यक्ति को दे दी जाए, यानी गरीब की आय हो जाएगी y1 से y2 और अमीर की आय हो जाएगी y3 से y4। तो देखिए गरीब को जब y1 से y2 आय दी गई तो उसकी कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई, y1 y2 बी ए का जो ये एरिया है बीच का, ये उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि है। वहीं दूसरी तरफ जब अमीर से y3 y4 आय ले ली गई तो उसकी उपयोगिता में जो हानि हुई वो कितनी हुई, y4 y3 DC, ये जो एरिया है वो उसकी कुल उपयोगिता में हानि है, जो कि गरीब को मिलने वाली कुल उपयोगिता से काफ़ी कम है। अब ये जो अमीर से आय ली जाती है ये कैसे ली जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर से आय छीन कर गरीब के हाथ में दे दी जाए। इसका मतलब ये है कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उन पर टैक्स रेट ज़्यादा लगाई जाती है और जो गरीब होते हैं उनको अलग अलग योजनाओं के द्वारा या भत्तों के द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है। अब आगे देखते हैं, ये जो नियम है रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ये मांग के नियम का आधार भी है। क्योंकि कोई उपभोक्ता होता है वो किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही चुकाना चाहता है। अब उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं भी घटती जाती हैं। तो क्या होगा, उपभोक्ता उन इकाइयों की फिर कीमत भी कम चुकाना चाहेगा। मतलब जैसे जैसे उपभोग बढ़ाएगा या मांग बढ़ाएगा वैसे वैसे ही अतिरिक्त इकाइयों की कीमत कम चुकाना चाहेगा। तो जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। तो मांग के नियम में क्या होता है, कम कीमत पर अधिक मात्रा की मांग की जाती है और अधिक कीमत पर कम मात्रा की मांग की जाती है। तो ये किस वजह से होता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की वजह से। अब ये जो नियम है ये उपभोक्ता की बचत के नियम में भी काम आता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब इस नियम के कुछ अपवाद हैं। पहला है, जब वस्तु की इकाई बहुत छोटी हो, जैसे प्यासे को बूंद बूंद करके पानी पिलाना,
तो जब वस्तु की इकाई बहुत छोटी हो तो रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। जैसे प्यासे को बूंद बूंद करके पानी पिलाएंगे तो हर अगली बूंद के लिए प्यासे की सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाएगी। अगली सेकंड अपवाद है दुर्लभ व विचित्र वस्तुएं, जैसे पुराने सिक्के और चित्र। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको एंटिक पीस रखने का शौक़ होता है, तो इनसे क्या होगा कि उनकी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। अगला अपवाद है शान और शौकत का प्रदर्शन या शो ऑफ करना। तो कुछ लोग होते हैं जो शो ऑफ काफ़ी करते हैं, मतलब काफ़ी दिखावा करते हैं, तो दिखावे के चक्कर में वो काफ़ी वस्तुएं खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये नियम लागू नहीं होता है। अगला अपवाद है चौथा, मादक वस्तुएं जैसे शराब और सिगरेट। तो मादक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी लत लग जाती है। तो लत लगने से क्या होता है कि हर अगली इकाई पर भी इसकी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है। ये ऐसी वस्तुएं हैं से इनकी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है। पांचवा है मधुर संगीत। जैसे हमें कोई सॉन्ग पसंद होता है तो हम उसको बार बार सुनते हैं, फिर भी उसकी सीमांत उपयोगिता कम नहीं होती है, मतलब उससे हम बोर नहीं होते, बार बार सुनते जाते हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं जो जिनके कारण या जिन कंडीशन में रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।